नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो? चलिए आज हम हमारा जो टॉपिक है उदय सिंह, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो उदय सिंह को पढ़ने से पहले हम लोग कड़ी दर कड़ी चलेंगे, क्योंकि उदय सिंह संतान थी किसकी? राणा सांगा की। राणा सांगा, राणा सांगा मेवाड़ का शासक है। और उस समय जब राणा सांगा की मृत्यु होती है, मृत्यु कब होगी? मृत्यु होगी इनकी 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद, और मित्रों ऐसा पूछा भी जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये भी पूछा जाता है। तो हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बारे में, स्थान के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी कालपी, मध्य प्रदेश। कहां पर हुई थी? कालपी, मध्य प्रदेश में। तो इनकी मृत्यु के बारे में भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है मित्रों इतिहास में कि मृत्यु के बाद। और इनकी 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में है। कहाँ है? 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी इनकी कहां पर है मित्रों? मांडलगढ़। मांडलगढ़ के अंदर इनकी 32 खंभों की छतरी है। मांडलगढ़ कहां पर पड़ता है? तो हमें मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनकी यानी जो छतरी है। तो चलिए मित्रों, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में इनके 4 पुत्र होंगे। कितने? 4 पुत्र। 4 पुत्र। अब इन 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र होता है रतन सिंह। कौन सा होता है? रतन सिंह। सबसे बड़ा पुत्र होता है इनका रतन सिंह। और रतन सिंह का शासनकाल 1528 से 1531 तक रहेगा। जब रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक अगला कौन बनेगा? क्योंकि देखो यहां पर दूसरा पुत्र इनका ना होता है भोजराज। भोजराज, भोजराज जो होते हैं मीरा के पति होते हैं। किसके पति होते हैं? मीरा के पति। उसके बाद इनका तीसरा पुत्र होगा। तीसरे पुत्र का नाम होगा विक्रमादित्य। क्या नाम होगा मित्रों? विक्रमादित्य। तीसरे पुत्र का नाम है इनका विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य, और चौथे पुत्र का नाम है उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। चौथे पुत्र का नाम है उदय सिंह। तो मित्रों ये 4 पुत्र होंगे इनके। इन 4 पुत्रों में, अब ऐसा कहते हैं कि 4 पुत्रों में ये 2 पुत्र इनके होते हैं, ये होते हैं कर्मावती के। किसके होते हैं? कर्मावती, मां कर्मावती के ये 2 पुत्र होते हैं। तो उसके बाद में अब होगा क्या? जब सांगा की मृत्यु हो गई, सांगा की मृत्यु होने के बाद में रतन सिंह जब शासक बनेंगे, रतन सिंह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में भोजराज की तो पहले ही मृत्यु हो जाती है। और जब रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में, यानी कहते हैं कि मेवाड़ का जो शासक है, जो मेवाड़ का शासन चल रहा है इस समय, मेवाड़ का शासन काफी कमजोर हो गया। तो अब यहां पर विदेशी आक्रमणकारी इस मेवाड़ पर अटैक करेंगे। और तो उस समय यहां पर आक्रमणकारी कौन होता है मित्रों? यहां पर मैं लिख देता हूं बहादुर शाह। कौन होता है? बहादुर शाह। खतरनाक आदमी हो बहादुर शाह। बहादुर शाह का आक्रमण होगा। तो अब ऐसा कहते हैं कि यहां पर शासक कौन बना था? अब शासक बनेगा विक्रमादित्य। कौन बनेगा? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का शासनकाल होगा 1531 से 1536 तक। 1531 से 1536 तक विक्रमादित्य का शासनकाल होगा। अब विक्रमादित्य शासक बनेगा, और विक्रमादित्य शासक बनेगा तब विक्रमादित्य की सरक्षिका कौन बनेगी? विक्रमादित्य की सरक्षिका बनेगी मां कर्मावती। कौन बनेगी? कर्मावती, सरक्षिका। मां कर्मावती विक्रमादित्य की सरक्षिका बन जाती है। उसके बाद में अब क्या होगा आगे देखिए। ये कड़ी से कड़ी हम लोग जोड़ रहे हैं मित्रों, क्योंकि हमें सीक्वेंस में पढ़ना है इसको। सरक्षिका बन गई। अब विक्रमादित्य जब शासक बन गया तो बहादुर शाह को पता चला कि विक्रमादित्य एक कमजोर बालक है, एक छोटा बालक है, और मां उसका शासन चला रही है जिसका नाम है कर्मावती। यानी कुल मिलाकर अभी मेवाड़ की स्थिति काफी कमजोर है, तो हम मेवाड़ पर आक्रमण कर सकते हैं। तो होता क्या है,
अब सबसे पहले ये जब माँ कर्मावती होती है ये कहाँ पर रहती है, इस समय माँ कर्मावती रहती है रणथंभौर में। कहाँ रहती है, रणथंभौर। तो मित्रों अभी तक रणथंभौर और रणथंभौर से शासन का संचालन करती है। तो ऐसा कहते हैं कि 1502 आक्रमण होंगे मित्रों, एक होगा 1533 और एक होगा 1534 में। तो प्रथम आक्रमण किसका, बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होगा। प्रथम आक्रमण कब होगा मित्रों, बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होगा 1533 में। 1533 में बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होगा। और जब बहादुर शाह का प्रथम आक्रमण होगा तब ऐसा कहते हैं कि रानी कर्मावती ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बहादुर शाह को समझा बुझाकर यानी रणथंभौर का किला देकर उसे पुनः वापस लौटा दिया और बहादुर शाह ने रणथंभौर के किले पर अधिकार करके वापस चला गया था। लेकिन कहते हैं कि बहादुर शाह की नीयत में खोट थी, तो बहादुर शाह ने फिर से 1534 में दूसरी बार आक्रमण कर दिया था कि 1534 में होगा बहादुर शाह का सेकंड आक्रमण। तो मित्रों अब बहादुर शाह और रानी कर्मावती इनके बीच की कड़ी अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ। तो देखिए अब होगा एक तरफ तो बहादुर शाह, कौन होगा, बहादुर शाह, और एक तरफ होगी रानी कर्मावती। एक तरफ तो बहादुर शाह और एक कर्मावती। अब यहां पर शासक यानी संरक्षिका कौन होती है, मां कर्मावती संरक्षिका होती है किसकी, विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की संरक्षिका होती है। और इधर बहादुर शाह इसने प्रथम आक्रमण किया था, प्रथम आक्रमण इसका सफल हुआ। उसके बाद में 1533 में इसने प्रथम आक्रमण किया था, फर्स्ट आक्रमण। और सेकंड आक्रमण अब होगा इसका मित्रों, अब सेकंड आक्रमण होगा इसका वापस। कब होगा सेकंड आक्रमण, सेकंड आक्रमण। अब सेकंड आक्रमण इसका होगा वापस 1534 में, यानी एक साल के बाद में ही सेकंड आक्रमण हो गया। तो अब जैसे इस सेकंड आक्रमण की यानी जब पता चला था रानी कर्मावती को, तो रानी कर्मावती ने अपने मुगल भाई, इसका एक मुगल भाई था, रानी कर्मावती का एक मुगल भाई था, मुगल भाई जो सम्राट था यानी मुगलों का बादशाह हुआ करता था, जिसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था, हुमायूं। हुमायूं को राखी भेजी गई, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो हुमायूं को राखी भेजी गई उसमें संदेशा लिखा गया था कि मेवाड़ पर दुश्मनों के आक्रमण के बादल मंडरा रहे हैं और आप मेरी सहायता करने के लिए अपनी सेना भेजें। तो ऐसा कहते हैं कि हुमायूं को दो बातें होती हैं मित्रों, इसमें बताया जाता है दोनों बातें कि हुमायूं को जब पत्र मिला, हुमायूं यहाँ पर आने के लिए तैयार हुआ, तो उस समय बहादुर शाह का भी पत्र आ गया और बहादुर शाह के पत्र में ये लिखा था कि हम इन काफिरों की मदद क्यों करें, ये हमारे धर्म के खिलाफ हैं। तो ऐसा कहते हैं दोनों बातें इतिहास में मानी जाती है, लेकिन हुमायूं सही समय पर नहीं आ पाया था। कहाँ पर, रानी कर्मावती की रक्षा करने के लिए। तो फिर रानी कर्मावती अब क्या करेगी, जौहर के लिए तैयार होगी। किसके लिए तैयार होगी मित्रों, जौहर। यहां पर दो चीजें होगी, जौहर और केसरिया, जोर और केसरिया, ये दो चीजें होगी। जौहर तो किया जाएगा रानी कर्मावती के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कर्मावती के नेतृत्व में। और ये होगा बाघ सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में होगा, बाघ सिंह के नेतृत्व में। तो देखिए अब घटना कैसा है, यानी इसे कहते हैं चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। क्या कहते हैं मित्रों, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा। तो देखिए चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा 1534 में होगा। तो अब देखिए हुआ क्या, जब हुमायूं से सहायता नहीं मिली तो मां कर्मावती ने जौहर करने के लिए जौहर धारण किया था और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होगा। क्योंकि देखिए मित्रों ये चारों ओर से दुर्ग को घेर लिया गया था। उसके बाद में अब रानी कर्मावती इतनी शक्तिशाली नहीं थी, तो उसके बाद में अब रानी कर्मावती जब शक्तिशाली नहीं थी तो इसे या तो
बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन बहादुर शाह की अधीनता स्वीकार ना करने का बाघ सिंह ने कहा था, और बाघ सिंह ने कहा था कि हम जो राजपूत हैं वो केसरिया करने के लिए तैयार है और आप महिलाओं के साथ अपने अस्तित्व और सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर सकती है। तो उसके बाद में ये क्रम चला। तो उसके बाद जब ये क्रम शुरू होने वाला था तो सबसे पहले मां कर्मावती बुलाएगी किसको? पन्नादाई को। पन्नादाई को बुलाया जाता है और पन्नादाई से अपने पुत्र उदय सिंह की संरक्षिका क्या बनना है जाएगा? पन्नादाई को उदय सिंह की संरक्षिका बनाया जाएगा। उदय सिंह की संरक्षिका बनाए जाने के लिए कहा गया पन्नादाई को। तो इस तरीके से अब उदय सिंह का लालन पालन की व्यवस्था पूरी तरीके से लालन पालन किया जाएगा पन्नादाई के द्वारा। अब होगा क्या? मां कर्मावती वहीं चित्तौड़ के अंदर एक अग्नि वेदिका होती है, अग्नि वेदिका में अग्नि जलाई जाती है, कुंड होता है, उस कुंड के अंदर अग्नि जलाई जाती है। देखिए मित्रों, केसरिया और जौहर ये दोनों मिलकर शाखा का निर्माण करते हैं। शाखा होता है तो केसरिया किया जाता है हमेशा पुरुषों द्वारा और जौहर किया जाता है महिलाओं द्वारा। तो ये भी समझ में आना चाहिए कि केसरिया और जौहर में फर्क क्या है। तो केसरिया करने के लिए पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी अपने सिर पर बांधते हैं और रण में कूद पड़ते हैं मर मिटने के लिए और अपने आन बान शान को बचाने के लिए। इधर महिलाएं होती है जो अपने अस्तित्व और सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर करती है। जौहर का मतलब होता है यहाँ पर इस कुंड में अग्नि जलाई जाएगी। महिलाएं जौहर करने से पहले पूरा श्रृंगार होता है, यानी एक जैसे सुहागन स्त्री होती है उस तरीके का पूरा श्रृंगार किया जाएगा और उस श्रृंगार करने के बाद में इस अग्नि वेदिका की पूजा की जाती है। मित्रों, इतिहास में ऐसा प्रचलित है कि जब जौहर की अग्नि का आह्वान किया जाता है तो बिना जलाए अग्नि प्रकट होती है। ऐसा सतीत्व धर्म होता था उस समय स्त्रियों का या रानियों का या महिलाओं का। तो उस समय ऑटोमेटिक अग्नि प्रज्वलित होती थी उस जौहर में। तो ऐसा कहते हैं मंत्रों द्वारा इसमें अग्नि प्रज्वलित की गई। उसके बाद में मां कर्मावती के नेतृत्व में बहुत सारी महिलाओं ने यहां जौहर कर लिया। तो जौहर करने के बाद में अब कंवर विक्रमादित्य और कंवर उदय सिंह, तो अब इसके बारे में अब देखिए कंवर विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में अब क्या होगा। अब देखिए शासन इस समय चल रहा था विक्रमादित्य के नेतृत्व में। ये तो होगा शासक और इसका भाई होता है, इसके भाई का नाम क्या होता है? भाई का नाम होता है उदय सिंह। और ऐसा कहते हैं कि यहां पर एक दासी पुत्र होता है, दासी पुत्र जिसका नाम क्या होता है? बनवीर। और इधर इसकी संरक्षिका हो जाती है संरक्षिका कौन है मित्रों? यहां संरक्षिका है पन्नादाई। और पन्नादाई का पुत्र होता है चंदन। क्या नाम होता है? चंदन। अब देखिए मित्रों, घटना अब ऐसे घटेगी। मैंने आपको बता दिया था विक्रमादित्य का शासनकाल कब से कब तक था। विक्रमादित्य का शासनकाल था 1531 से 1536। तो उसके बाद में अब देखिए, जब मां कर्मावती ने जौहर कर लिया था तब विक्रमादित्य का शासन था और विक्रमादित्य के शासन पर अब नजर आ गई थी बनवीर की। बनवीर ने एक दिन मौका पाकर विक्रमादित्य की क्या कर दी थी? विक्रमादित्य की कर दी थी मित्रों हत्या। किसने कर दी थी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी दासी पुत्र बनवीर द्वारा, क्योंकि बनवीर कुछ सरदारों को अपनी ओर मिलाकर विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। और ऐसा कहते हैं कि जब विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है तो इस हत्या के बारे में उदय सिंह की जो संरक्षिका होती है पन्नादाई, उसको पता चलता है। तो अब आगे की घटना क्या होगी अब वो देखिए। जब पता चला था मां पन्नादाई को कि विक्रमादित्य को मार दिया था बनवीर ने, अब नंगी तलवार लेकर वो आ रहा है महलों की तरफ, तो मां पन्नादाई झट से संभली और
महा पन्नादाई जट से संभली। तो देखिए ये जो घटना है इसको मैं विस्तार से बताऊंगा, उससे पहले छोटी सी घटना है। एक दिन क्या हुआ था, चंदन और उदय सिंह दोनों को माँ कर्मावत जो माँ पन्नादाई थी वो दोनों को साथ में रखती थी, साथ में महल पर उनका लालन पालन हो रहा था, साथ में वो खेलते थे, साथ में सारी एक्टिविटी वहाँ पर साथ में होती थी उन दोनों की, क्योंकि दोनों हम उम्र के थे, चंदन और उदय सिंह। तो एक दिन चंदन अपनी माँ पन्नादाई से कह बेटा कि माँ तो मुझे उदय के जैसे क्यों नहीं सजाती है, तो मुझे उदय के जैसे गहने कपड़े क्यों नहीं पहनाती है, तो मुझे उदय के जैसे उदय के उतरे हुए वस्त्र मुझे पहनाती है, तो उदय के जैसे मुझे लाड प्यार नहीं करती है। तो माँ उसे समझाते हुए कहती है मेरे लाल, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे भी उदय के जैसे सजाऊंगी, उदय के जैसे नए कपड़े पहनाऊंगी, उदय का ताज तुझे पहनाऊंगी, एक दिन समय ऐसा आएगा। तो मित्रों ये घटना वैसे जुड़ी हुई है। दासी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी विक्रमादित्य की हत्या दासी पुत्र बनवीर ने कर दी है, अब वो महलों की तरफ दौड़ रहा है। तो पन्नादाई को अंदेशा हुआ कि अब काले बादल आसमान में घनघोर बिजलियां कड़क रही है और आज की रात बहुत ही डरावनी है। और इस रात में उसने बनवीर के इस देशद्रोह का संदेह हो गया, और बनवीर के इस देशद्रोह का संदेह हो गया तो उसने आन देखा ना बान तुरंत बुलाया कीरतबारी को। किसको बुलाया? कीरतबारी को। और कीरतबारी जब टोकरा लेकर आता है तो ऐसा कहता है कि टोकरे के अंदर जो सोया हुआ उदय सिंह था, उस उदय सिंह को है जैसे टोकरे में सुला दिया और कीरतबारी के द्वारा उदय सिंह को बाहर भेज दिया जाता है। तो इतिहास कहता है, क्या तुम्हें पता है पन्ना ने कैसा इतिहास रचाया है, अपने पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ी मान बचाया है। तो अब होगा क्या, कीरतबारी के द्वारा उदय सिंह को बाहर भेज दिया जाता है और जो चंदन था, चंदन को बड़ी सहजता के साथ माँ ने लोरी गाकर सुलाया था। और अब उस चंदन की मीठी नींद उसकी मृत्यु की नींद थी। चंदन की वो मीठी नींद उसकी मृत्यु की नींद थी। माँ ने उसको उदय सिंह के सारे गहने कपड़े, उदय सिंह के सहारे जैसे वस्त्र थे वो सारे के सारे उदय सिंह के जैसा का जैसा उसे स्वांग करवाया। और उदय सिंह की जो मृत्यु सैया थी, यानी जहाँ पर उदय सिंह की मृत्यु होने वाली थी, वहाँ पर अपने पुत्र चंदन को लेटा दिया। और पुत्र चंदन को लेटा दिया तो वहाँ पर जब पुत्र चंदन को लेटाया गया था तो चंदन को लेटाने के बाद जैसे ही बनवीर तुरंत आ पहुंचा था बनवीर, नंगी तलवार खून से सदी हुई हाथ में लेकर, और पन्ना की तरफ इशारा था कि कहाँ है उदय सिंह। पन्ना का इशारा सीधा था पलंग की ओर, और गमन में चूर था वो बनवीर। उसने आग देखा ना बान और एक ही तलवार के वार से चंदन के दो टुकड़े कर डाले। अपने पुत्र का बलिदान होते हुए माँ एक मिनट के लिए भी ससकी नहीं, लेकिन उसकी आत्मा भर आई थी। लेकिन उसने किसी तरह का भी प्रभाव नहीं दिखाया। और जब बनवीर चला गया था तब माँ ने उस कटे हुए चंदन के जो कटा हुआ चंदन का शरीर था उसको उठाया और भारी कदमों से महल को छोड़कर बाहर निकल गई। और मित्रों नदी के किनारे उस चंदन की लाश को धोया गया और लकड़ियां इकट्ठी करके चंदन को वहां पर जलाया गया। जब चंदन को जलाया गया उसके बाद जो उदय सिंह को लेकर वहां से निकला था वो आ गया और वहां से उदय सिंह को उठाया और उदय सिंह को अपने साथ लेकर, तो मित्रों उदय सिंह को अपने साथ लेकर अब यहां से वो पन्नादाई अब चली जाएगी। अब पन्नादाई आगे कहाँ जाएगी उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि पन्नादाई उसको लेकर वहां से चली गई और वो जाएगी अब कुंभलगढ़। कहाँ जाएगी मित्रों? कुंभलगढ़। उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़।
कुंभलगढ़ पहुंच गई और वहां पर आशा देवपुरा, कौन था? आशा देवपुरा। आशा देवपुरा के पास लेकर गई थी मित्रों। कहां पर लेकर गई? आशा देवपुरा के पास। वहां पर उदय सिंह अब धीरे धीरे बड़े होंगे और ऐसा कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे बड़े होंगे फिर 1537 में बनवीर के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, क्योंकि अब विक्रमादित्य की हत्या के बाद में और ऐसा लग रहा था कि इसने बनवीर को लग रहा था कि इसने उदय सिंह को भी मार दिया तो खुद शासक बन जाता, लेकिन जब उदय सिंह द्वारा आक्रमण किया जाता है, उदय सिंह द्वारा वापस आक्रमण किया जाएगा, उदय सिंह द्वारा जब आक्रमण किया जाएगा तो फिर से उदय सिंह और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य की फिर हत्या कर दी जाती है, विक्रमादित्य को मार दिया जाता है। और जब विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है तब वापस अब शासक कौन बन जाएगा? अब शासक बनेगा, कौन बनेगा? शासक बनेगा उदय सिंह। कौन बनेगा? उदय सिंह। और मित्रों अब उदय सिंह का काल होगा 1537 से 1573 तक। कब होगा? 1537 से 1573 तक। तो इस वीडियो में मैंने जो पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना कि जितना इतिहास में या फिर माँ के बारे में या चंदन के बारे में बताया जाए उतना भी कम है, क्योंकि वो एक माँ थी मित्रों। एक माँ के सामने अपने पुत्र का बलिदान हुआ था, तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। अब हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि एक माँ ने मेवाड़ी मान बचाया था, एक माँ ने मेवाड़ी मान बचाया था। पन्ना ने एक ऐसा इतिहास रचाया था, अपने जिगर के टुकड़े को कटवाकर मेवाड़ी मान बचाया था। मेवाड़ का सूर्य, मेवाड़ का वंश हमेशा हमेशा के लिए इस आसमान में चमकता रहे, इसके लिए अपने पुत्र का बलिदान करवा दिया था। तो माँ ऐसी जननी इस मेवाड़ की धन्य है वो पन्ना जिसने मेवाड़ी मान बचाया था। जितना गुणगान किया जाए माँ पन्ना के बारे में उतना कम है, क्योंकि इतिहास इस माँ के बलिदान को कभी नहीं भुला सकता है, इस माँ के बलिदान को कभी नहीं भुला सकता है। हम लोग सोच सकते हैं कि घटनाक्रम कैसा हुआ होगा। तो मित्रों इस तरीके से ये उदय सिंह का जीवन बचाया गया था, तो मैंने बताने की पूरी भरपूर कोशिश की है। और अंत में यही कहना चाहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारे इस जो चैनल पर हैं वो बहुत ही रोचक तथ्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और आप पूरी तरीके से लाभान्वित होंगे इनसे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।